अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूँ ज़ैनब जतोई और प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। ज़राए के हवाले से ये खबर सुनने में आई है कि बानी PTI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से कहा है कि अगर वो सूबे में अमन कायम नहीं कर सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। बानी PTI के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से फासले क्यों बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर बात करेंगे। और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने आज इस्लामाबाद में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा है। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान पुरअमन मकासद के लिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करता है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती शोबों में दो तरफ़ा ताबुन का फ़रोग़ तरजीह है। दोनों मुल्कों ने 13 मुआहिदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के हासिलात पर बात की जाएगी। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में पाक अमरीका तिजारती मुआहदे को ज़ेर गौर लाया जाएगा और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा या नुकसान होने जा रहा है। और पाकिस्तान में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त होने की जो खबरें आ रही हैं, उनकी क्या हकीकत है और अमरीका तवानाई के ज़खायर की दरियाफ्त में पाकिस्तान के लिए कितना मददगार हो सकता है, इस पर बात करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए सबसे पहले बात करेंगे इमरान याकूब खान साहब से। इमरान साहब, क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या तैयारी आपको नज़र आ रही है? 3 अगस्त हो गया है, 5 अगस्त करीब ही है। देखिए ज़ैनब, असल बात ये है, हम तो लाहौर में बैठे हैं और आमिर इलियास राना साहब जो हैं इस्लामाबाद में हैं। सही पोजीशन तो ये बताएंगे, लेकिन यहाँ पे बैठ के जो हमारी कुछ दोस्तों से बात हुई या मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से बात हुई, तो उसके मुताबिक तैयारियाँ जो हैं अभी वो कहते हैं हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी को तैयारियाँ उस तरह से नज़र नहीं आ रही हैं ऑन ग्राउंड स्वाय इसके कि अखबारी बयानात जारी हो रहे हैं, मीडिया को टिकट जारी किए जा रहे हैं कि हमारी बड़ी तैयारियां हैं, वो हमारी आनियाँ जानियाँ देखो, लेकिन अमलन ऑन ग्राउंड कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। आमिर इलियास राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप इस्लामाबाद में मौजूद है, 3 अगस्त है, आपको PTI के एहतजाज के हवाले से क्या तैयारियां नज़र आ रही हैं? इमरान खान साहब के 2 साल जेल में पूरे हो रहे हैं, वो उसके लिए कोई एक तकरीब रखवाते, कोई जलसा रखवाते, KP में रख लेते जैसे पहले में रखते रहे हैं। तो क्यों आखिर ये उन्होंने इतने हफ्ते पहले शुरू किया 5 अगस्त को, और कल उन्होंने 5 अगस्त के गुब्बारे में से खुद हवा निकाल दी जब ट्वीट किया कि 14 अगस्त को भी करना है। हालांकि इनकी लीडर जितने थे उन सब के आपस में बड़े मसाइल बने हुए थे कि जी 5 अगस्त है। इमरान खान ने 1.5 हफ्ता पहले भी ट्वीट किया था झुंझला के कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ कि आप लोगों की कोई तैयारी नहीं नजर आ रही। फिर बीच में उन्होंने 2 दफा कहा कि मैं खुद क़यादत करूंगा। फिर एक खबर आई कि नहीं जी, महमूद खान अचकज़ई के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि जब शो में मजा नहीं आ रहा था, एक तैयारी की वो नहीं आ रही थी। लेकिन उधर से भी जवाब हो गया कि हम आपके हेल्पर तो हो सकते हैं, मुस्तफा नवाज कोकर ने साफ कहा, लेकिन हम सिंपैथाइज आपकी कर सकते हैं, लेकिन हम क़यादत नहीं कर रहे। आगे चल के देखेंगे कि हमने जो एलामिया जारी किया है उसके अंदर हम मिल के चलें। तो उन्होंने भी हरी झंडी दिखा दी कि हम आपकी क़यादत नहीं कर रहे अब इस 5 अगस्त वाले की। तो इमरान खान ने फिर कल सारे मामलात को देखते हुए इसको 14 अगस्त पे भी ले गए। पिछले साल भी 14 अगस्त पे उन्होंने कहा था, तो फिर बड़ी बदमजगी हुई थी, PTI की तरफ से था कि हम झंडे लेकर निकल रहे हैं और हमें रोका जा रहा है। तो अब फिर उन्होंने ऐलान कर दिया है वो 14 अगस्त भी मुतनादा बन जाएगा। अब जो तैयारी की बात है, मेरे ख्याल में स्वाय मीडिया हाइप क्रिएट करने के मुजाहरा हो रहा है, मीडिया के ऊपर हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि इमरान खान ने कहा है, और अभी ताज़ा इतला ये है कि 50-50 बंदों का टारगेट MNA MPAs और टिकट होल्डर्स को दिया गया कि लाहौर लेके आए। तो लाहौर में आप बैठे होंगे, लाहौर में जब लोग आएंगे तो दिखा देंगे। सरप्राइज देना था बकौल अलीमा खान साहिबा के, हालांकि इमरान खान साहब ने कल मिशाल यूसुफजई के टिकट के तबसरे पे उन्हें मना किया है कि वो सियासत पे बात ना करें, लेकिन सियासत तो चलाई वही रही हैं। अब अगर खान साहब की इजाजत नहीं है तो वो क्यों कर रही हैं? ये फैसला भी दोनों बहन भाइयों ने करना है कि क़यादत वो दे रहे हैं उन्हें या खुद करनी है। तो पार्टी के लोग क्यों, जिस तरह जो भी पीछे हो रहा है वो अलीमा खान साहिबा पे एतराज कर रहा है। आप देख लें कि नुसरत भुट्टो मरूमा, बेनजीर भुट्टो मरूमा, कलसूम नवाज मरूमा और मरियम नवाज शरीफ, इन 4 लोगों ने अपने अपने शौहर और लीडर के लिए, वालिद के लिए कैंपेन की। और पार्टी के मेन लीडर्स जिस तरह आज गायब हैं,
वो कंप्रोमाइज होने की, एक दूसरे को ताने दे रहे होते हैं। यही सिचुएशन थी, लेकिन फिर फैमिली ने संभाला और पाकिस्तान में उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब आज यहाँ पे सिचुएशन जरा डिफरेंट है कि कोई लीड करने और लीड कराने के लिए तैयार नहीं हो रहा। सब एक दूसरे के, मतलब आपको पता है सलमान अकरम राजा और उमर अय्यूब का नाम आया था, और फिर सलमान अकरम राजा ने कह दिया कि नहीं जी, मैं तो इस तरह का बंदा नहीं हूं, मैं तो वैसे बता सकता हूं, लेकिन लीड मतलब कौन करेगा लीड? क्या आप लोगों को शोकाज नोटिस देने, एंट्री और एग्जिट के लिए बैठे हुए हैं, जिसपे अच्छा, फवाद चौधरी बहुत बोलते भी हैं इनके ऊपर कि जी ये जो 8 महीने से सेक्रेटरी जनरल पार्टी में आए, सेक्रेटरी जनरल बन गए, ये सबको फैसले करेंगे। तो ये वो कंफ्यूज सियासत है जो इमरान खान ने खुद रखी हुई है। देखे, इमरान खान ने ट्वीट में ना आखिरी हिस्से में ये बात कही है, लेकिन छोड़ने की बात नहीं की। वहां पे की है जेल में, बिल्कुल, इसमें कोई अभाव नहीं है, लेकिन ट्वीट में कहा है जरगे लेके चलें, और उस ट्वीट के ऊपर अली अमीन ने फौरन जवाब भी दिया कि जी मैंने जरगे शुरू कर दिए हैं, ये जरगा 1 कर लिया है मैंने, 2 जरगे मैं और करने जा रहा हूं। ये बहुत अच्छी बात है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालना इमरान खान और उनकी पार्टी की जिम्मेदारी है। वजीर आला उनका 12वें साल में मौजूद है, और ये तीनों हुकूमतों में थे, एक में सूबाई वजीर थे, एक में वफाकी वजीर थे, और आज वजीर आला है, और अपने जिले में जा नहीं सकते, जो सिचुएशन इनकी है। और करारदादें पास कराते हैं कि जी आर्टिकल 245 रिवोक करें, फौज को वापस भेज दें सूबे से, जो अमन अमान में मदद के लिए सिविल इंतजामिया के लिए आई हुई है, तो भाई आप भेज दें। फिर आपने जो 567 या 600 लोग भर्ती किए हैं 12 साल में सीटीडी में, कितनी मुअस्सर वो कार्रवाई कर सकती है? अच्छा राना साहब, आपने जिस तरह अभी जिक्र किया अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से और बानी पीटीआई इमरान खान के ट्वीट के हवाले से, अगरचे ट्वीट में उन्होंने वो जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर इस खबर की तरदीद भी नहीं आती तो फिर आप क्या समझते हैं, बात साबित हो जाएगी कि इमरान खान वाकई ही अली अमीन गंडापुर से तंग आ चुके हैं, उसकी वजूहत चाहे जो भी हों? तंग आए या नहीं आए हैं, लेकिन मजबूर हो चुके हैं। वो ना उनको रख सकते हैं ना उनको निकाल सकते हैं। उनको पता है कि मुश्किल हो जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 35 अरकान आज़ाद हैसियत में आ चुके हुए हैं, जिसके डर से खुद अली अमीन गंडापुर ने पूरा सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ा, कि उन्होंने 5 और 6 की बुनियाद पे सियासी तौर पे कंप्रोमाइज किया। उन लोगों के साथ किया जिनको वो सियासी तौर पे बुरा भला कहने से एक लम्हा नहीं हिचकिचाते। और जेयूआई को 2 सीटें दे दी, 2 पीपल्स पार्टी को मिली, 1 नून को मिली। क्यों मिली? ये 8 फाइट करते, ये बिल्कुल अगर प्रॉपर लड़ते तो ये 8 सीटें निकाल सकते थे। लेकिन खौफ किस चीज का है? खौफ इस चीज का है कि अपने लोगों पे शक है, और यही बात इमरान खान को पता है। और इमरान खान को अपनी पहली 2 हुकूमतों में भी पता है कि उनके लोगों ने हमेशा सेनेट में उनके साथ हाथ किया है। लोगों को इन्होंने दूसरी दफा कई लोगों के टिकट बदले हैं कि पता चल गया कि फलां फलां ने अपना वोट किसी और को दिया है। तो ये इमरान खान के लिए मसला है, था और रहेगा। अच्छा राना साहब ये फरमाइए, आप क्योंकि सियासत पे गहरी नजर रखते हैं, तो अलीमा खान साहिबा ने जेल में अपने भाई से मुलाकात के बाद जो ये ऐलान किया है कि पीटीआई उन नशिस्तों पे जो कि नाहल उनके अरकान हुए हैं बाइकआउट करेगी और पीटीआई उन पे इलेक्शन नहीं लड़ेगी, तो आप क्या समझते हैं कि इससे क्या फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या उन्हें कोई इस बात की उम्मीद है क्योंकि आइनी बहरान पैदा हो जाएगा, या आम बादियों नज़र में तो ऐसा महसूस होता है कि वहाँ मुस्लिम लीग नून के लोग जीत जाएंगे? नहीं देखें, एक तो इमरान खान ने खुद ये बात ट्वीट में कह दी है, लिहाजा अलीमा खान कहती या ना कहती ये बिल्कुल एक दूसरी बात थी। लेकिन अलीमा खान नहीं मिल रही, उनकी बहनें दूसरी मिल रही हैं। और इमरान खान ने जब कह दिया तो उसके 2 पहलू हैं। एक ये कि वो चाहते हैं कि लोग इलेक्शन लड़ें, पीटीआई बाइकआउट करे और लोग वोट ना डालें, तो हम कह देंगे कि जी देखें हमारा असर इतना है कि लोग वोट डालने नहीं आए। और अगर वोट डाल देंगे तो ये कह देंगे कि ये देखें जी ठप्पे लगा दी, हम तो थे नहीं मुकाबले में। लेकिन तीसरी सिचुएशन ये है कि इमरान खान खुद दोबारा कह दें आखिर में कि नहीं हम इलेक्शन लड़ेंगे जो भी हालात हों। अभी इस वक्त उन्होंने थोड़ा सा पीछे हटने को मुनासिब समझा है कि ताकि लोगों को और दुनिया को मैसेज दें कि जी देखें हम पे इतनी सियासत तंग कर दी गई है कि हम बाइकआउट पे मजबूर हुए हैं। लेकिन राना साहब, अगर हम NA 129 की बात करें लाहौर की, जो कि मियां अजहर की वफात के बाद सीट खाली हुई है, तो उस पर भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हमाद अजहर साहब के हवाले से भी बड़ी बातें हुई। किसी ने कहा वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, किसी ने कहा वो PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ तक भी ट्वीट किए गए कि उनकी जेब में 2 टिकट है। और उसके अलावा फिर हाफिज नुमान वहाँ पे नून लीग की तरफ से फेवरेट कैंडिडेट समझे तो जा रहे हैं, लेकिन राना मशहूद भी सरगर्म है। तो उस पे आप क्या समझते हैं, उस सीट का क्या बनेगा? देखें, वो सीट जरा डिफरेंट इसलिए है कि मियां अजहर साहब की रहलत हुई है और वो उस वजह से खाली हुई है। वो जो 9 मई की वजह से डी सीट होने की बुनियाद पे नहीं हुई।
और जैसे उसको स्टे हुआ जमशेद दस्ती को, तो वो भी 9 मई की वजह से नहीं हुआ, वो उनकी जाली डिग्रियों की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने किया, तो उस पर स्टे हो गया। बाकी जगहों पे तो अभी तय होगा कि कोई स्टे ले लेंगे, क्योंकि अभी जाहिर है सजाएं हतमी तो नहीं है और इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, लेकिन इमरान खान ने अपना एक फैसला किया है। लाहौर की बहुत दिलचस्प सिचुएशन होगी, पीएमएलएन के लिए बड़ा टफ टाइम होगा, वक्त होगा। देखें, साद रफीक साहब ने एक ट्वीट किया कि मुझे कहा गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि उस हलके में मौजूद कैंडिडेट को ही इलेक्शन लड़ना चाहिए। मियां जावेद लतीफ के लिए देखें ना, अब आप खुद जानते हैं लाहौर में बरादरियों की, कश्मीरियों की, अराइयों की, अवान, राजपूत, सारे वहां पे बड़ी बड़ी बरादरियां, मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ बरादरियां हैं। और जाहिर है मियां अगर जहां से डर रहे थे वो अराई बरादरी के एक बड़े रहनुमा थे, पाकिस्तान के बड़े रहनुमा थे, सियासत में बड़ा मकाम था, और यहाँ से पहले वो खुद उनके साहबजादे जीत भी चुके थे, और इस दफा चूंकि वो अवेलेबल नहीं हो रहे थे तो उन्होंने अपने वाले साहब को लड़वाया इलेक्शन। तो ये एक बड़ी ठीक ठाक टफ सिचुएशन होगी, और ये लाहौर पहले भी कई दफा आजमाया जा चुका है इस चक्कर में कि भाई लाहौर के अंदर अब कौन किसको वोट देगा, और ये पीएमएलएन के लिए भी बड़ा होगा कि वो कौन किसको कैंडिडेट लेके आता है। देखना ये होगा, क्योंकि इस वक्त हर तरफ चैलेंजेस इस वक्त पीटीआई के लिए ही है। अली अमीन गंडापुर साहब की बात की जाए या पार्टी की अपनी क़यादत की बात की जाए, वहां पर भी मुख्तलिफ चीजें सामने आ रही हैं। 9 मई के हवाले से आपका कॉमेंट जरूर लेना चाहेंगे। 9 मई के मुकदमात के हवाले से मिलने वाली जो सजाएं हैं, क्या लगता है आपको कोई रियायत मिलने के इम्कानात हो सकते हैं? पीटीआई को क्या करना चाहिए, अपनी हिकमत अमली क्या रखनी चाहिए? देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूं इस मामले में, मैं कह भी रहा हूं मुसलसल। देखिए, ये लीडर्स जो है ना, कहीं ना कहीं बच जाएंगे जाके अगले मराइल में, जब भी अपीलें लगेंगी। मसला उन वर्कर्स का है, जैसे वो 26 नवंबर वाले कुछ चंद वर्करों को इस्लामाबाद में सिंबॉलिक 6-6 महीने की सजा दे दी गई। उनका तो कैरियर खत्म हो गया, उनके तो आगे पीछे कोई नहीं है, पीटीआई ने तो नहीं संभालना उनको। जो जमानतें करा के जा रहे हैं उनको लाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जब तक जेल में है सरकारी रोटी मिलती है और जमानतों के लिए प्रेशर होता है, लेकिन उसके बाद नहीं होता। अब ये जो 108 लोगों को सजा हो रही है, और उसमें अगर 10-15 स्टॉलवर्ड्स हैं और बाकी सारे आम वर्कर हैं, उनके लिए तो मीडिया भी नहीं बात करता, कोई भी नहीं करता कि वो कैसे चलेंगे। असल इशू उनका है, ये जो तौर पे मुश्किलात जो हैं कारकुनान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आमिर लियाज साहब, आपने हमें इस पे काफी अच्छे से ब्रीफ भी किया है। इमरान साहब, क्या लगता है आपको, क्या होगा पीटीआई का फ्यूचर? जिस तरह से अली अमीन गंडापुर जिनकी कुर्सी जो है इस वक्त खतरे में फिर से दिखाई दे रही है, किसको फायदा होगा, गवर्नमेंट को या पीटीआई को? देखें, बात ये है ज़ैनब कि जिस तरह से आमिर इलियास राना साहब भी कह रहे थे कि वो इस वक्त मुश्किल में हैं, और इमरान खान साहब भी मुश्किल में है कि उनको फारिग करते हैं या नहीं करते, दोनों सूरतों में। लेकिन एक चीज़ जो अली अमीन गंडापुर साहब सबसे ज़्यादा मुश्किल में जो है, वो उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है जो इस वक्त सियासी बताई जा रही है। असल बुनियादी वजह ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला का मनसब जो है वो सौंपा इसलिए गया था कि ये तासुर आम था कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं, और वो उन ताल्लुकात की बिना पे रियासत से पीटीआई के लिए और ख़ुद इमरान खान साहब के लिए बेहतर एक डील करने में कामयाब हो जाएंगे, बिल्कुल, जिसमें वो नाकाम हुए हैं, जिसमें वो अभी तक कामयाब नहीं हुए। और बकौल सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार चौधरी सोहेल वड़ाई साहब, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है सोहेल वड़ाई साहब ने कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो डील लेके गए हैं इमरान खान साहब के पास अडयाला जेल में, और जेल में जाके उन्होंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि आप वहाँ पे चले जाएं, बनी गाला अपने घर में बैठें, घर में बैठ के आराम से सुकून करें, इस सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को तस्लीम कर लें, तो आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। और बोल चौधरी सोहेल वड़ाई कि इमरान खान साहब ने उनकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी और फिर जूता उतार दिया। अच्छा। और सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं 100% वो ये बात कर रहे हैं कि बाकायदा इमरान खान ने जूता उतार लिया। अब जो सब मिलेंगे तो पूछेंगे कि वो जूता चलाया भी कि सिर्फ उतारा ही, उसी पे इत्तफाक कर दिया। तो असल चीज़ ये है कि इमरान खान साहब को और दूसरे लोगों को अली अमीन गंडापुर पे गुस्सा इस बात का है कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, रियासत के साथ मामलात को तय नहीं कर पाए। अच्छा इमरान साहब, ये भी बातें असद कैसर साहब ने भी कहा है कि बानी पीटीआई तो बाहर आ सकते हैं बड़ी आसानी से अगर वो डील कर लें। बानी पीटीआई डील नहीं करना चाहते, तो ये भी इसमें भी सच्चाई है कि डील ऑफर कर रही है गवर्नमेंट, उनको वो डील करना ही नहीं चाहते। बानी पीटीआई डील करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा। बानी पीटीआई ऐसी डील करना चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी वो उस तरह का एग्जिट चाहते हैं कि जिससे उनकी सियासत भी मुतासिर ना हो और उनकी बात भी तस्लीम कर ली जाए। अच्छा, गंडापुर से क्या मसला हो सकता है आपके ख्याल में? क्या लगता है आपको, गंडापुर से इमरान खान क्यों तंग है? इससे पहले भी हम यही खबरें सुन रहे थे कि अली अमीन गंडापुर को हटा रहे हैं, पहले सदारत ले ली गई उनसे केपी की, अब ये भी कहा जा रहा है कि सीएमशिप भी उनके खतरे में है। यही सिर्फ वाहिद खतरा ये है कि उन पे इस तरह से
दबाव बढ़ाया जा रहा है। इमरान साहब, एक ये भी वजह है कि पार्टी के जो लोग हैं वो भी अली अमीन गंडापुर को पसंद नहीं करते और जाके बानी पीटीआई को इसी तरीके से फीड किया जाता है कि वो काम, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है और वैसे भी वो पार्टी को उस तरह से लीड नहीं कर पा रहे जिस तरह से। देखें ज़ैनब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं पार्टी के सीनियर रहनुमा वो अली अमीन गंडापुर साहब के रवैये से शाकी हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सबके सामने है। लेकिन मामला ये नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब के लिए या पीटीआई के लिए इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि उनके लिए आसानी पैदा हो। और जैसे आमिर इलियास राना साहब कह रहे थे, आप ये देखें कि सिर्फ इमरान खान की रहाई तो है, साथ जो कारकुन हैं, लीडर तो बच जाएंगे, लेकिन जो हजारों की तादाद में कारकुन हैं उन बेचारों का क्या बनेगा? तो ये सारे जो मामलात हैं ये इतने आसान नहीं है। अच्छा, इमरान साहब, ये जो 5 अगस्त का एहतजाज है या 5 अगस्त की जो तहरीक चलाने जा रही है पीटीआई, इसमें भी आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर का कोई फाल किरदार होगा, या जिस तरह से उन पे भी अभी आपने बात भी की कि उन पे भी शक शुबा है पार्टी के लोगों को, शायद उनके भी ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से हैं और शायद ये शक शुबा नहीं है। हाँ। उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो बारखा माजी में आप देखें ना, जब भी एहतजाज होता था तो अली अमीन गंडापुर सब कहाँ तशरीफ ले जाते थे? बिल्कुल गायब, पहाड़ों में से गायब होके तो पता नहीं कितने कितने दिन के बाद पहुंचते थे। तो कौन उनको वहां से जाने देता था? कौन उनको रेस्क्यू करता था? कौन उनका वहां पे फैसिलिटेटर होता था? ये सारी बातें तो रोजे रोशन की तरह आया है, इसलिए इसमें तो कोई दूसरी राय मेरे नजदीक नहीं है। लेकिन जहां तक अली अमीन गंडापुर साहब का ये मामला है तो वो दर्शनी पहलवान है। दर्शनी पहलवान जो होता है वो पूरे टशन पूरे करता है, शो पूरा करता है। तो वो इस दफ़ा भी अपने तई पूरी ये कोशिश करेंगे कि वो एक इस तरह से अपने आप को जाहिर करेंगे, देखें जी मैं जो कर सकता हूँ मैं तो कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि पार्टी में से ही पार्टी क़यादत ये कहती है, पार्टी रहनुमा की जानिब से भी कहा गया था कि पार्टी के अंदर के ही लोग हैं जो चाहते हैं कि बानी पीटीआई बाहर ना आए, तो क्या अली अमीन गंडापुर भी उनमें से एक हैं? वो वाकई चाहते हैं कि बानी पीटीआई बाहर ना आए? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, उनके बारे में ये कहना खासा मुश्किल है। मैं तो कम से कम ये बात इतने वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन फवाद चौधरी साहब और बहुत सारे दूसरे ऐसे लोग हैं जो ये बात अक्सर करते आपको नजर आते हैं। वो जो बात ये करते हैं और मुख्तलिफ टीवी शोज पे भी आप बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़ैनब एक चीज़ ये भी है कि पार्टियों में इस तरह की बात होती है। अगर आप मुस्लिम लीग नून की बात देख लें पीटीआई के अलावा, तो उनमें भी चीजें हैं। हाँ। मैं फिर जिक्र करूंगा चौधरी सुहेल वड़ाई साहब का कि वो आजकल बड़े दासूदार कालम लिख रहे हैं। उस दिन हम इकट्ठे ही थे, वजीर आजम जिस तकरीब में शरीक हुए पाकिस्तान रेलवे की बिजनेस ट्रेन के हवाले से, तो मैं और वो इकट्ठे ही थे, इकट्ठे बैठे भी हुए थे। तो उसमें भी जब बात हुई तो उसके बाद वहाँ भी सुहेल वड़ाई साहब यही जिक्र कर रहे थे और फिर उन्होंने कॉलम में भी अपने ये जिक्र किया कि अब देखें वजीर आज़म जो हैं, शरीफ वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, वो जब लाहौर आते हैं या इवन सदर जरदारी साहब लाहौर तशरीफ लाते हैं तो प्रोटोकॉल का तकाजा ये है। माजी में हम देखते रहे हैं कि वजीर आला और उसके अलावा IG पंजाब और फिर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ये सब ना सिर्फ उस तकरीब में शामिल होते थे बल्कि वजीर आज़म को, सदर को वेलकम भी करते थे। लेकिन आजकल आप ये देखें कि क्या हो रहा है। आजकल ये हो रहा है कि वजीर आज़म की तकरीब में उस दिन भी चीफ सेक्रेटरी भी नहीं थे, वजीर आला भी नहीं थी और फिर चीफ IG पंजाब भी नहीं थे, सिर्फ CCPO लाहौर वहाँ पे मौजूद थे या एक्टिंग IG रेलवे वहाँ पे मौजूद थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके दो मतलब निकलते हैं। एक मतलब तो ये है कि क्या पंजाब गवर्नमेंट में और वफाकी हुकूमत में सब अच्छा नहीं है? क्या आपस में कोई इस तरह का है कोई मसला कि जिसकी वजह से इतनी अहमियत नहीं दी जा रही? क्योंकि यही मामला अगर सिंध के वजीर आला या बलोचिस्तान के वजीर आला शुरू कर दें तो फिर पंजाब वजीर आज़म का क्या ये जो है पाकिस्तान के वजीर आज़म, उनका रवैया क्या होगा या इस पर रिएक्शन क्या होगा? और दूसरी बात यह है कि क्या मरियम नवाज साहबा जो हैं वो और उनकी टीम अपने काम में इतनी ज्यादा मसरूफ है कि उनके पास दूसरे किसी काम के लिए वक्त ही नहीं है। पाकिस्तान ने पुरअमन मकासद के लिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत कर दी है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान है। ईरानी सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं और ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कमर चीमा साहब जो कि माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। क्या कहेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? ये कहा गया है कि एटमी ताकत
हासिल करने का ईरान का पूरा पूरा हक है। क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था। बेसिकली तो ये इस दौरे का मकसद जो था वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता है ईरान। देखिए, जिस अंदाज से पाकिस्तान ने ईरान की डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मदद की, और ख़ास तौर पे अमेरिका की जो स्ट्राइक थी ईरान के अंदर, उसको कंडेम किया और कहा कि ईरान जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के जो बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं उन सब की जो पासदारी कर रहा था। सो ईरान जो है उसको हक है, और इस पे पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया। तो एक बात तो ये है कि ईरानी पार्लियामेंट के अंदर भी आपको याद है कि पाकिस्तान के हक में नारे भी लगे और शुक्रिया भी अदा किया। तो बेसिकली तो ईरानी प्रेसिडेंट शुक्रिया अदा करने आए, और अगर आप देखें तो वो दौरा उन्होंने लाहौर से स्टार्ट किया। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने कल्चरल, सिविलाइजेशनल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस और पोएटिक जो ताल्लुकात हैं, जो कि ख़ास तौर पे इल्लामा इकबाल के मज़ार पे जाना, और इल्लामा इकबाल को वहाँ पे इकबाल लाहौरी कहा जाता है। तो वो एक तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसको ज़हन में रखना चाहिए हमें। दूसरा, जो ये ईरानी लीडरशिप ने कहा है कि वो बायलैटरल ट्रेड को $10 अरब तक लेके जाना चाहते हैं, और इस हवाले से काफ़ी जो है वो एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, डिस्कशन भी हुई है, विच इज़ गुड। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी भी ये जो दोनों ममालिक ने जो डिस्कशन हुई है उसमें अगर आप देखें तो असल में तो ये पहले भी काफ़ी दफ़ा ये बातें हो चुकी हैं कि हमें अपने ताल्लुकात को नहज को समझते हुए $10 अरब या इससे भी ज़्यादा ट्रेड को लेके जाना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। ईरान के पास एनर्जी है और एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी। चीमा साहब, हम बिजनेस पे आपसे तफसीली अभी बात करते हैं, लेकिन प्लीज इस पे जरूर बताइएगा कि ये तो पाकिस्तान ने कह दिया, वजीर आज़म ने कह दिया कि पुरअमन न्यूक्लियर जो है वो ताकत बनना ईरान का हक है, और पाकिस्तान के साथ जोरी मुआहदे भी हो रहे हैं। अमरीका अब जो है इस पे ईरान अगर एटमी ताकत बनने जा रहा है तो अमेरिका का इस पे रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि अमेरिका तो नहीं चाहता किसी तौर भी, अमेरिका ने तो कहा कि बिल्कुल ना वो उस पे आए। देखिए, वो ईरान ने जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं उसमें भी जारी बात है वो सिविलियन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो अमेरिका जारी बात है इस पे ईरान को रोकेगा, वो ईरान को अलाउ नहीं करने देगा कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाए। उसकी वजह यह है कि अगर वो ये करता है तो फिर पूरे का पूरा जो मिडल ईस्ट के अंदर जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है वो बदल जाता है। अगर आप देखें कि इजराइल इस वक्त एक कंप्लीट डोमिनेंस रखता है, मेडिटेरेनियन सी से लेके बलूचिस्तान के पाकिस्तान के बॉर्डर तक इजराइल की पूरी डोमिनेंस थी, और ईरान उसमें अपने आप का दिफा तो कर सका किसी हद तक, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से सिचुएशन कम्प्लीटली बदल जाएगी, और फिर वो सिर्फ ईरान नहीं लेगा, फिर सऊदी अरब और बाकी ममालिक हर कोई उस न्यूक्लियर रेस में चल पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये तो कहती है कि हमने जो हमला किया था उस पर उनके जो मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे नुकसान हुआ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये नुकसान हुआ है, और अमेरिका कल को इसको रोकेगा मज़ीद। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको ज़्यादा स्टडी कर रहे होंगे। देखें, आपको पता है कि ईरानियन जो एयर स्पेस है उस पर ईरान का कंट्रोल नहीं है, तो ऊपर ड्रोन्स घूम रहे हैं, जहाज घूम रहे हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स क्या ऊपर चल रहा है ईरान को तो नहीं समझ। तो वो जितनी भी ज़्यादा जासूसी कर सकते हैं ईरान की वो करेंगे, और वो ईरान को रोकने की कोशिश करेंगे। और आप देखिए, हमको एक मौका मिल गया कि उन्होंने, अगर अमेरिका ईरान को दोबारा से रोकता है या कोई हमलावर होता है दोबारा ईरान पर, क्या लगता है पाकिस्तान की पोजीशन आप कहां पर देखते हैं? पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा होगा या फिर ईरान के साथ? देखिए, पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान बैनुल अक़वामी क़वानीन के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान ने पहले भी यही मौक़िफ़ अपनाया था कि हम ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम जो सिविलियन पर्पसेस के लिए है उसको सपोर्ट करते हैं। तो वो तो देखिए, आपको पता है डॉक्टर साहब, ये जो पाकिस्तानी वज़ीर दिफा और ईरानी वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई है और उसमें जो बातें हुई हैं, तो दिफाई टेक्नोलॉजी के हवाले से, और ख़ास तौर पे इस वक्त अगर देखें कि मार्का हक के बाद पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है उस पर बड़ी दुनिया में उसकी तारीफ़ें हो रही हैं। पाकिस्तान
के जहाज़ों की और ये सारी, तो आप क्या समझते हैं इस सतह पे भी कोई बात हुई है? क्या पाकिस्तान ईरान को भी कोई टेक्नोलॉजी बेचने जा रहा है और उसकी दिफा में मदद करेगा? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान ईरान को शायद सपोर्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है ये बताने में कि हमारे पास ऐसी कौन सी इक्विपमेंट है। लेकिन ईरान को क्या चाहिए? ईरान को चाहिए एयर कैपेबिलिटी, और एयर कैपेबिलिटी के लिए वो ऑलरेडी चाइना के पास जा चुके हैं, एक बात, और वही उनकी इस कैपेबिलिटी को फुलफिल कर सकता है। हम उनको JF-17 थंडर या इस तरह के वेपन्स दे सकते हैं अगर हमारे ऊपर कोई मजीद सैंक्शंस ना लग जाएं, क्योंकि ईरान के साथ कारोबार करना थोड़ा मुश्किल है, एक बात। दूसरा ये है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल ईरान के पास ऑलरेडी मौजूद है। ईरान को जो चीज़ चाहिए वो ये है कि ईरान अपनी ऑलरेडी जो एनरिच्ड यूरेनियम है, क्या उसको मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम में कन्वर्ट कर सकता है? ये एक सवाल है। जिस हद तक उन्होंने न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिच कर लिया हुआ है, वो अगर थोड़ी और कोशिश करें या अगर उनके पास एक्सपर्टीज हो तो शायद वो अपनी ये कैपेबिलिटी भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ईरान को न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम नहीं चाहिए, वो उनके पास है। उनको अपनी एयर कैपेबिलिटी चाहिए, जो उनकी, आपको पता है कि जब इजरायली हमले कर रहे थे तो उनकी एयर स्पेस बिल्कुल इजराइल के कंट्रोल में थी। तो वो चीज में ईरान को कोशिश है, और वो मेरा ख्याल है चाइना ज्यादा हेल्प कर सकता है। हम भी इंटरनेशनल कवानीन देखते हुए डॉक्टर साहब, ईरानी जो वजीर खारजा हैं उन्होंने तो कहा, अब्बास इराक़ची ने, वो तो कहते हैं कि इसराइल के साथ बाकायदा जंगबंदी नहीं हुई। उनके इस बयान से क्या नतीजा हज किया जा सकता है कि क्या अभी भी इसराइल के हमलों के खतरात उसी तरह से मंडला रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, इसराइल तो कभी भी हमला कर सकता है ईरान के ऊपर, और उनको पता चल गया कि ईरान की कैपेबिलिटी क्या है। ईरान इसराइल तक पहुंच तो सकता है, ठीक है, लेकिन ईरान क्या सारा अपना दिफा भी कर सकता है? ये सारी बात है। अगर इजराइल अपना दिफा नहीं कर सकता, उसके पास इतने मजबूत तरीन और एडवांस किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, तो ईरान कैसे कर सकता है? सो मेरा ख्याल है कि ये डिपेंड करता है कि नेतन्याहू किस तरह का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव लेना चाहता है, या उसकी क्या पॉलिटिकल पोजीशन क्या है अपने घर के अंदर। और सारी बात है, अमेरिका से भी पूछना उसको पड़ेगा, लेकिन अमेरिकी सदर तो कहते हैं मैं जंगें बंद करवाता हूँ। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद इजराइल को अलाउ करेंगे कि वो ईरान के ऊपर मजीद हमले करे। डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फायदा उठा के बिजनेस के हवाले से भी बात करते हैं, तिजारत के हवाले से बात करना बड़ा जरूरी है। इस पे ये भी इनसे पूछ लें डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ईरान और भारत पहले चाबहार मंसूबे पर बरास्ता अफगानिस्तान काम कर रहे थे। अब अफगानिस्तान और ईरान जो है वो पाकिस्तान के जरिए से दुनिया में तजारत करना चाहते हैं, चीन से तजारत करना चाहते हैं, और ईरानी सदर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये रूट जो है वो यूरोप तक वसी हो सकता है। तो इस सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ही जो पाक चीन वन बेल्ट वन रोड मंसूबा है उसमें ईरान बाकायदा शामिल हो जाएगा? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि चाइनीज इस पे क्या चाहते हैं, और दूसरा ये है कि चाइना क्योंकि बायलैटरली काफ़ी ज़्यादा तेल खरीद भी रहा है, लेकिन इन रिटर्न में वो ईरान को क्या दे रहा है वो तो सारी बात है, टाइम ही बता सकता है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान और ईरान का एक कंपटीशन ज़रूर मौजूद है, और उसमें इस वक्त इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि हम अफगानिस्तान को कन्विंस करें कि वो ईरानी पोर्ट्स पे अपनी चीज़ें मंगवाए, ना कि पाकिस्तान की पोर्ट्स पे चीज़ें मंगवाए। तो ये देखें, ये भी एक कोशिश की जा रही है। दूसरा, चाबहार पोर्ट पे इंडिया की काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, और वो और भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो हमारे लिए ये एक चैलेंज ज़रूर मौजूद है। मेरा ख्याल है इस पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, ताकि ईरान और पाकिस्तान इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है ईरान के अंदर, वो कारोबारी नोयत की तो हो, लेकिन उसमें ईरान की सरजमीन किसी चीज के लिए इस्तेमाल ना की जा सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बाकी ईरान और पाकिस्तान ईरान ने पाक ईरान बॉर्डर पर जॉइंट बॉर्डर फ्री जोन कायम करने की तजवीज़ भी पेश की है। आपके ख्याल में ऐसे किसी जोन का कयाम पाक ईरान ताल्लुकात और दोनों मुल्कों की मईशत पर क्या असर डालेगा? देखिए, ये पहले भी कोशिशें हुई थी, लंबा चौड़ा फायदा कोई नहीं हुआ। ज्यादातर तो इनफॉर्मल ट्रेड ईरान और पाकिस्तान के बीच में है। ये 4-5 अरब डॉलर की इनफॉर्मल ट्रेड कही जा रही है, इसको हमें फॉर्मल ट्रेड बनाना है, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे आपको याद होगा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रईसी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बॉर्डर मार्केट्स का ऐलान किया, वो उस वक्त गए, हमने वो बड़ी कोशिशें की, लेकिन वो हम कोई लार्जली कुछ कर नहीं सके उसमें। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो अपने हक में करनी होंगी। ये मुझे चीज़ जो है वो नज़र आती है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि बहस जो माहिरीन हैं और तज्जियाकार हैं, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त इस पोजीशन में है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मीडिएटर का किरदार अदा कर सके, और जो ये दौरा है उसको भी इस सिलसिले के साथ वो जोड़ रहे हैं। आपकी ज़ाती राय इस हवाले से क्या है, क्योंकि आप तो इन अमूर के माहिर हैं? देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने ऑफर किया है अमेरिका को कि हम हेल्प कर सकते हैं ईरान के साथ नॉर्मलाइजेशन में, और अमेरिकन भी पाकिस्तान की जो लिवरेज ईरान के ऊपर है इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि इस खित्ते में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके ऊपर अमेरिकन ट्रस्ट कर सकें। और ईरान, मेरा ख्याल है ये इस चीज़ में पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। मिडल ईस्ट में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, चाइना के ऊपर अमेरिकन ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आपको याद होगा जिस तरह पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के ताल्लुकात नॉर्मलाइज करवाए थे, पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात भी नॉर्मलाइज करवा सकता है, क्योंकि मेरा ख्याल है इस वक्त अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये पोजीशन मौजूद है कि हमें इजराइल की इतनी भी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इजराइल के हवाले से अमेरिका के अंदर बड़े नेगेटिव सेंटीमेंट्स पाए जाते हैं। तो वो ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में कोशिश की गई थी ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक करने की, तो कहीं ना कहीं भी ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं कि हमें अमेरिका के ईरान के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों। वो किस अंदाज से हो सकते हैं, कौन सा मुल्क उसमें रोल प्ले कर सकता है। इसहाक डार की मुलाकात जब हुई थी अमेरिका में मार्को रूबियो से साथ, उसके फौरन बाद टेलीफोन कन्वर्सेशंस हुई थी, और उसके बाद ये दौरा जो है वो प्लान्ड है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान का किरदार हमेशा आपको पता है अमन का ही है। हम चाहते हैं कि ईरान के दुनिया के साथ ताल्लुकात और अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक हों, ताकि हम भी ईरान के साथ ट्रेड कर सकें मैक्सिमम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रा प्लीज़ फरमाइएगा कि अगर हम थोड़ा सा दोबारा मैं वो जिक्र करूँगा चाबहार बंदरगाह का, असल में तो वो मंसूबा इंडिया ने शुरू किया था ग्वादर बंदरगाह को फेल करने के लिए। अब अगर ईरान के साथ मिलके वो कर रहे थे और ईरान वाकई ही पाकिस्तान के साथ ये कर लेता है और पाकिस्तान के साथ ये सारी चीज़ें मेच्योर हो जाती हैं, तो फिर आप इससे क्या समझते हैं कि ग्वादर पोर्ट भी मुकम्मल तौर पे फ़ाल हो जाएगा? देखिए, ग्वादर पोर्ट जो फ़ाल होना है ना, उसका ताल्लुक मल्टीपल चीज़ों से है। उसका ताल्लुक हमारे ईरान से ताल्लुकात नॉर्मलाइज होना भी है, उसका ताल्लुक जो अमेरिका की इस खित्ते में इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट से भी है, और उसका ताल्लुक वो हमारे जो बाकी अरब वर्ल्ड के ममालिक हैं उनके साथ भी है। तो ईरान जो है ना, हमारी ग्वादर पोर्ट का ताल्लुक किसी एक फैक्टर से नहीं है, और जारी बात है इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम अमेरिका को इस खित्ते में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के मिनरल सेक्टर में इन्वॉल्व कर सकें, तो हम ग्वादर पोर्ट को फंक्शनल कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हम ये भी है कि हम ईरान के साथ जो हमें जो ट्रस्ट और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जिस लेवल पे होना चाहिए, वो कभी कभी नीचे आ जाता है, और उसका जारी बात है कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट हैं दोनों मुल्कों के, पर्टिकुलरली क्योंकि अफगानिस्तान में मामला सेटल नहीं हैं, अमेरिका ईरान के मसले हैं, हमारे जो ग्वादर पोर्ट की फंक्शनैलिटी और इसकी जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है उस हवाले से भी है। चाइना फिर आपको पता है कि इतना ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले नहीं करता। चाइना पॉलिटिकली अपने आप को एक्टिव नहीं करता, वो इकोनॉमिकली तो एक्टिव करता है, लेकिन वो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्वादर पोर्ट के हवाले से वो बहुत कुछ कर सकते थे अपना पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उन्होंने उनकी जो ज्यादा फोकस इकोनॉमी के ऊपर आता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें यकीनी तौर पे बहुत सारे एंगल से पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कमर चीमा साहब, इस हवाले से ब्रीफ भी कर रहे थे, बता भी रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात हैं, आगे जाके मजीद किस तरह से स्ट्रेंथन किए जा सकते हैं। इमरान साहब, जिस तरह से अभी बात भी कर रहे थे कि ईरानी सदर ने सबसे पहले लाहौर से दौरा शुरू किया अपना, और अभी डॉक्टर साहब बता भी रहे थे कि वो वजह ये थी कि डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस भी विजिट कर लें, और ये तमाम तर चीज़ें थी एक वजह। क्या आपको भी यही वजह लगती है लाहौर आए फिर इस्लामाबाद गए? इस बारे में आपका क्या कमेंट है? देखें, इसकी बुनियादी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि इलामा इकबाल के हवाले से जिस तरह उन्होंने अभी डॉक्टर साहब ने कहा, इलामा इकबाल का मामला ये है कि जो
ईरान में उनके बड़े मशहूर जो शायर थे फिरदौसी जी, तो वो असल में उनको अपनी इस सारी सोच का वो जो है महवर फिरदौसी को समझते हैं। और इलामा इकबाल उनसे बहुत मुतासिर थे और इलामा इकबाल को भी वो अपने बहुत करीब, और फिर क्योंकि इकबाल ने जो फारसी में शायरी की सारी, तो वो ईरान जो है वो इकबाल को जितना हम पाकिस्तानी अपना समझते हैं उतना ही वो भी समझते हैं। तो एक तो ये था कि वो ये साबित करना चाहते थे, ये शो करना चाहते थे कि हम तो आपके साथ इस बुनियाद पे भी जुड़े हुए हैं। दूसरा जो मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात थी, ये भी पहले से तय थी, और ये इसीलिए वो लाहौर में आए कि मियां नवाज शरीफ लाहौर में और उनसे वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि ताकत का जो इस वक्त सरचश्मा है वो ताकतवर हलकों के अलावा अगर देखें तो वो मियां नवाज शरीफ हैं, क्योंकि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है और नून लीग के सरबरा मियां नवाज शरीफ हैं। भले ही वो सियासत से बाहर बैठे हैं, इस तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हुकूमत में नहीं है, लेकिन उनके छोटे भाई वज़ीर आज़म हैं, उनकी बेटी जो है वो वज़ीर आला हैं, तो जो वो सोचते हैं, जो वो फैसला करते हैं, दोनों उसी पे अमल करते हैं। तो एक लाहौर आने की जो दूसरी वजह वो मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। ठीक है, बिल्कुल यकीनी तौर पे ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। वज़ीर नवाज शरीफ फिर इस पोजीशन पर ईरान के साथ खड़े हैं कि ईरान जो है पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत रख सकता है। और तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त हुई है और ये दरियाफ्त किस सूबे में हुई है इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। स्टे विद अस। नाज़रीन, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा पाकिस्तान के लिए कितना कारगर और कितना सूदमंद होगा, ये इस पर गौर तलब बात है। इस पर इमरान साहब से बात करेंगे। इमरान साहब, क्या लगता है ये जो तिजारती मुआहदा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हुआ है नए दौर का आगाज़ साबित होगा या इससे पाकिस्तान की मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी? देखिए, सीधी सी बात है ज़ैनब कि इससे मुश्किलात कैसे बढ़ेंगी। जब ये मुआहदा हुआ है तो इससे पाकिस्तान को 2-3 तरह के फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात ये कि इस बात की गमाजी करता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ताल्लुकात पहले से बहुत बेहतर हो गए, और जिस तरह से माजी में सर्द महरी थी या एक ताल्लुकात जो हैं वो कोई दुरुस्त सिमत में नहीं थे, तो लगता है कि अब वो ताल्लुकात बेहतर हो गए, इसीलिए मुआहदा हुआ। और फिर इसमें आप एक बात देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, आपकी नज़र से गुजरा होगा, उसमें उन्होंने इस मुआहदे का भी ये जिक्र किया है कि और पाकिस्तान के साथ ये जो मुआहदा हुआ है इससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और एक तो ये कि पाकिस्तान इस समुंदर में जिस तेल के ज़खायर का जो उन्होंने जिक्र किया, और फिर ये भी कहा जा रहा है इसमें ख़ास तौर से ये जो टंडो वाला यार में ये तेल दरियाफ्त हुआ है, इस बारे में भी बताइएगा। अच्छा, ये टंडो वाला यार वाला जो है ये मामला, ये तो ये खबर है कि आइलैंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जो है उसने इस बात की तस्दीक की है कि टंडू अला यार सिंध में जो है कुएं तेल के दरियाफ्त हुए हैं, और ये दरियाफ्त जो है ये इसको एक बड़ी दरियाफ्त कहा जा रहा है। और ये 1926 यानी 1926 मीटर गहराई की खुदाई के बाद ये मुमकिन हुई है। तो इससे ये कहा जा रहा है कि तेल और गैस जो है वो काफ़ी तादाद में मिलेगी। लेकिन इससे भी बड़ी जो अहम बात है वो ये है ज़ैनब कि ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में ज़ेरे ज़मीन जो समुंदर के अंदर से ज़खायर हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वेनेज़ुएला, सऊदी अरब और ईरान के बाद पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क होगा। और ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि शायद पाकिस्तान 9 अरब बैरल पेट्रोलियम के ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो अगर ये अल्लाह करे कि ये निकल आए, ये सिलसिला 3000 जो है किलोमीटर उन तक फैला हुआ, और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि 1 अरब डॉलर जो है इस पे लागत भी आएगी। तो मैं फिर वही बात करूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इस हवाले से ट्वीट किया, अगर आप वो सुने कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान के तेल के वसी ज़खायर निकालने समेत दीगर शोबों में तजारती मुआहदा तय पा गया बिल्कुल। और ये उन्होंने इसमें यह कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा मुकम्मल किया है जिसके तहत अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर इस बड़े पैमाने पर मौजूदा तेल के ज़खायर को तरक्की देंगे। हम इस पार्टनरशिप के लिए ऑयल कंपनी का इंतखाब कर रहे हैं, और हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल बेचे। अच्छा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो इंडिया को तड़का लगाने से भी बाज नहीं आते। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो तेल का मामला है ये कंपनी भी फाइनल कर ली गई है, मुआहदा भी तय पा गया है। मैं अब यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ
इस मुआहदे के क्या समाअत और ये भी खबरें हैं कि इस मामले में एक तुर्की कंपनी जो है वो भी दरमियान में आ गई, उनके साथ भी मुआहदा तय पा गया। तो ये अब जिस तरह से वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए अब अल्लाह करे खैर ही खैर, अल्लाह ने लिख दी है, वो मार का हक हो, ऑपरेशन बुनियानुल महसूस हो, उसमें जिस तरह से इंडिया की ठुकाई हुई और उसके बाद पूरी दुनिया में जो जग हसाई हो रही है इंडिया की, तो इंडिया के लिए पस्ती है और पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह ताला अब अल्लाह ताला ने बेहतरी के रास्ते खोले। अच्छा, ये भी बताइएगा इमरान साहब, ये भी आपने बात भी की कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है जिसका नाम सिनर्जिको है, वो अमेरिकी कंपनी वाइटल से मुआहदा तय पाया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, अभी आप जिक्र भी कर रहे थे। अब इससे पाकिस्तानी मसनूआत कह रहे हैं अमेरिकी मंडियों तक रसाई मुमकिन हो सकेगी, पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस जिससे पाकिस्तान दो चार था उससे तो आसानी होगी। क्या लगता है इमरान साहब, जो माइक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस है पाकिस्तान को, उनसे हम किस तरह से, उन चैलेंजेस से हम किस तरह से निपट सकते हैं, उसके लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्या लगता है आपको, इस पे क्या कमेंट? देखिए ज़ैनब, ये जो काम था ना तेल की तलाश, जी, ये तेल की तलाश 18 साल से जारी थी और मुख्तलिफ कैनेडियन कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज और इंटरनेशनल बहुत सारी कंपनीज थी जो इस पे काम कर रही थी पाकिस्तानी कंपनीज के साथ मिल के। तो ये एकदम से अचानक नहीं हुआ कि ऐसे आंख खोली तो ये काम हो गया, क्योंकि ये जो माइंस एंड मिनरल्स वाला काम है, ये तेल की तलाश है, गैस की तलाश है, इस पे काफ़ी वक्त लगता है। अब ये हो गया, अब जो आपने की माइक्रो लेवल पे बात, उसमें ये देखें कि जब भी दुनिया में जहाँ कहीं भी तरक्की होती है तो पूरी सोसाइटी तरक्की करती है। बिल्कुल। अगर ये तेल के ज़खायर निकलते हैं, यहाँ पे रिफाइनरीज लगती हैं, यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होती हैं, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे ज़र मुबादला आएगा, यहाँ मार्केट में वो पैसा आएगा, मार्केट में जब पैसा आएगा तो रोज़गार के मौके होंगे और फिर एक्सपोर्ट का जब बिजनेस यहाँ खुलेगा तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, इंडस्ट्री प्रमोट होगी, फिर कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसको बड़ा फ़ायदा होगा। और अगर आप ये देखें कि सेंट्रल पंजाब में ख़ास तौर पे अगर आप देखें, सियालकोट को देख लें, गुजरावाला को देख लें, वजीराबाद को देख लें, ये कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे बहुत जो इतने फ़ायदे पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। हमने देखा कि जो भी हुकूमत आती है वो ये कहती है कि हम IMF से छुटकारा कर्जे से जो है पाकिस्तान हासिल कर लेगा। इवन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कई दफ़ा कह चुके हैं। तो क्या इन तमाम तर चीज़ों से हम IMF से छुटकारा पा लेंगे कर्जे से? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। और इसी प्रोग्राम में ज़ैनब रमज़ानुल मुबारक में हमारे साथ सरफराज शाह साहब जो हैं वो शामिल हुए थे शरीके गुफ्तगू। तो मैं आप वाली सीट पे बैठा हुआ था और सरफराज शाह साहब इस सीट पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने इस प्रोग्राम में भी ये कहा था कि मैं ऐसे देख रहा हूँ कि अब इंडिया का सवाल शुरू हो गया और पाकिस्तान की जो तरक्की है वो 2025 में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी और 2027 तक जाके ना सिर्फ हम अपने कर्जों से आज़ाद हो जाएंगे बल्कि पाकिस्तान की अल्लाह ने बड़ी एक तरक्की की राहें खोल दी हैं। तो मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद उनकी बात अल्लाह ने सुन ली है और अल्लाह ताला ने वाकई ही पाकिस्तान के लिए अब जो है खुशहाली लिख दी है। नाज़रीन, अमरीकी सदर ट्रंप ने अमेरिका के पाकिस्तान के वसी तर तेल के ज़खायर तलाश और तरक्की में ताउन की बात की है और इस हवाले से मुआहदे जो हैं कई पाकिस्तान के अमेरिका के साथ तय पा गए हैं और अब कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा आगे जाके। अभी प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।